तो आज की क्लास शुरू की जाए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग लास्ट क्लास में मिक्स्ड ग्रुपिंग पर प्रैक्टिस किए थे कि अगर कुछ रजिस्टर के नेटवर्क ऐसा दिया हुआ हो कि उनमें से कुछ रजिस्टर सीरीज़ में हो, कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में हो, और हम अगर आराम से उसकी पहचान कर पाएँ, तब आपस में उनकी शॉर्टनिंग करके, है ना, हम उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो हमें निकालने के लिए दिया जाता है, हम तब निकाल सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक खास प्रकार की सर्किट जो कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी चर्चा हम एक बार कैपेसिटर में भी किए हुए थे, तो वैसा ही कुछ कंडीशन और वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमसे पूछा भी जाता है 12th एग्ज़ाम बोर्ड में, रजिस्टर को लेकर, या पूछा जा सकता है कैपेसिटर को लेकर। तो दोनों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक ही है, लेकिन जो कैपेसिटर की जगह पर यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर यहाँ उसी चीज़ को फर्दर डिस्कस करते हैं। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। जैसे मान लिया जाए कि एक हम इसकी जो वेल नोन फॉर्म है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो हम आपको देते हैं। इस तरह का है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ये 5 रजिस्टर का एक ब्रिज सिस्टम बना हुआ है। R1, R2, R3, R4 एंड R5। ठीक है। और हम अगर आपसे कहें कि यहाँ पॉइंट है A और यहाँ पॉइंट है B, तो बताइए कि इस 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में कौन कौन रजिस्टर सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है। तो आप कैसे इस बात को डिसाइड करोगे? तो आप कहोगे कि अगर हम A और B को एक सेल से जोड़ देते हैं और A से अगर करंट घुसा और B से करंट अगर निकला, A से घुसेगा सेल के द्वारा, A से घुसेगा, और B से जो निकलेगा वो वापस सेल में चला जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग किए हुए थे लास्ट क्लास में। तो A से करंट घुसा तो जो करंट यहाँ से जो 3 पार्ट में बटेंगे, तो जो करंट इधर में जाएगा वही करंट R4 में आ जाएगा, जो करंट इधर में आएगा वही करंट R2 से R3 में जाएगा। तो ये दोनों को हम बोलेंगे डायरेक्ट कनेक्टेड है, और ये भी दोनों को बोलेंगे डायरेक्ट कनेक्टेड है। अतः ये दोनों सीरीज में है, R1 R4। उसी तरह से R2 R3 भी सीरीज में है, और इन दोनों से जो एक बनेगा, वो तीनों सेट जो हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। अब अगर मान लो कि यहाँ A नहीं है और यहाँ पर A है, तो जो बातें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल यही बात हम कैपेसिटर में भी डिस्कस किए हुए थे। तो थोड़ी सी समझ लीजिए, रिवीजन हो रही है आपकी इस सर्किट की। अब मान लो कि A यहाँ नहीं है और A यहाँ है, B वहीं है, और फिर पूछता है कि A और B इन 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में कौन फिर रजिस्टर सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो देखो, A और B के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो हम मानेंगे कि A से करंट समाया और B से करंट निकला, या B से समाया A से निकला। इन दोनों के बीच हम जो एक सेल जोड़ने की बात किए थे लास्ट क्लास में, अगर हम सेल जोड़ेंगे तो जैसी पोलैरिटी होगी, अगर A पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट है तो A से करंट घुस कर B से निकलेगा, और B अगर पॉजिटिव पोलैरिटी से है तो B से करंट घुस करके A से निकलेगा। लेकिन यही 2 पॉइंट से आपस में निकलने और घुसने की कार्यक्रम होंगी। तो चलो हम A से मान लिया करंट घुसा, तो जो करंट A से घुसा यहाँ 2 पार्ट में बटेंगे,
और जो यहाँ पार्ट में बट गया वो यहाँ आने के बाद इससे इसमें जो भी करंट गया यहाँ आने के बाद इस पॉइंट पर फिर दो पार्ट में बटेंगे, एक इधर जाएंगे और एक इधर जाएंगे, और इधर जो भी जाएंगे वही करंट R2 से होते हुए R3 में भी जाएंगे। इधर बाबू जो भी करंट जाएंगे वही करंट होते हुए R3 से भी गुजरेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्थिति में R2 R3 ये दोनों जो हैं वो सीरीज में है। याद रखिएगा इस केस में R1 R4 अब सीरीज में नहीं रहा। जब ये पॉइंट A यहाँ था और उस केस में ये दोनों सीरीज में था, अब जब A पॉइंट यहाँ आ गया तब अब ये दोनों सीरीज में नहीं है। हाँ, इस केस में सिर्फ ये दोनों सीरीज में है, और जब ये दोनों सीरीज में है तो हम इनको मिलाकर एक कर लेंगे। तो जो भी अब एक आएगा वो R5 के साथ पैरेलल होगा, और फिर उससे हम एक बनाएंगे, वो जो भी एक बनेगा वो R1 के साथ सीरीज हो जाएगा, और फिर उससे जो एक बनेगा वो अब R4 के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टन कर करके हम जो है इसकी A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो ये मामला हुआ। तो इस तरह से कौन रजिस्टर सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम आपको यहाँ ये वाली ब्रिज सिस्टम बनाकर, ये बाबू ये ब्रिज सिस्टम बनाकर हम आपको दे दिए, और कहीं कुछ A और B नामाकरण नहीं किए, और कहते हैं कि देखो ये सर्किट और बताओ कि इनमें से कौन कौन रजिस्टर सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है। ये सिर्फ देखो और बताओ कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। तो आप तुरंत जो है फुरफुरा कर मत बताने लग जाना कि सर ये सब सीरीज में, ये पैरेलल में है, क्योंकि सीरीज कौन कौन रजिस्टर सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है, इस बात का डिसीजन उन दो पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में होगा जो कि हमें निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसके रेस्पेक्ट में हमें निकालनी है। वो तय करेगा कि कौन सीरीज में रजिस्टर हुआ और कौन पैरेलल में हुआ। ये दोनों सीरीज में भी हो सकते हैं और ये दोनों सीरीज में नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। जैसे मान लो A पॉइंट यहाँ है और B यहाँ है, तो अब देखो ये दोनों सीरीज में नहीं होगा। हाँ, ये दोनों सीरीज में तब हो जाएगा। A पॉइंट अगर यहाँ है तब यहाँ पर ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में होगा, और फिर जब A पॉइंट यहाँ है तब सिर्फ ये दोनों सीरीज में होगा। अब ये दोनों सीरीज में नहीं हो पाएगा। और अगर ये पॉइंट B यहाँ ना होकर अगर ये B यहाँ है, तब देखो और बोलो कि कौन दो रजिस्टर सीरीज में है और कौन दो रजिस्टर पैरेलल में है। अगर A यहाँ और B यहाँ हो गया, अब बताइए कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तब अब आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो आप यहाँ पर अब कहोगे कि इस केस में सर ना ही कोई दो रजिस्टर सीरीज में है और ना ही कोई दो रजिस्टर पैरेलल में है, क्योंकि अगर तुम A से करंट डालोगे तो यहाँ बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया इसका मतलब ना कि वो पैरेलल है। बंटवारा होने के बाद इसके दो जो छोर हैं, ये दोनों छोर हैं, इसके जो दोनों छोर हैं, अगर वो आपस में मिलते तो कहते हैं कि वो पैरेलल में है। परंतु ऐसा तो नहीं है। R5 जो है उसको फाड़े हुए हैं, अलग किए हुए हैं, कनेक्ट नहीं होने दे रहा। तब ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है, सीरीज में तो यूं ही नहीं है। सिमिलरली ये दोनों फिर उसी तरह सीरीज ना पैरेलल, इसी तरह से ये दोनों भी ना सीरीज ना पैरेलल, ये दोनों भी ना सीरीज पैरेलल, ये दोनों भी ना सीरीज पैरेलल। कोई दो रजिस्टर ना सीरीज है ना ही कोई दो रजिस्टर पैरेलल है। और कहता है कि अब आप इस अवस्था में A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मान बताएं। तो आप उसे कैसे बताएंगे? तो जो हम पिछले क्लास में जो पैटर्न सीखे थे उसको फॉलो कर कर किरचॉफ्स लॉ लगाकर हम मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो नियम वही है कि जिस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच जितने रजिस्टर्स हैं उन सब को आप एक रजिस्टर मान लो जिसको तुम इक्विवेलेंट कहोगे, और A और B के बीच जो ओरिजिनल रजिस्टर सर्किट है के बीच आप एक सेल कनेक्ट करो जिसकी EMF आप E लो। वही सेल यहाँ भी इक्विवेलेंट रजिस्टर में कनेक्ट करो वही EMF के साथ, और ये सारे पांचों रजिस्टर इस सेल से जितनी करंट खींचेगा वही यहाँ भी करंट को आप ड्रॉ करो।
है ना, क्योंकि ये पांचों में जो ताकत है करंट इस सेल से लेने की, अकेला वही ताकत अगर इसमें आ जाए सेल से करंट लेने की, तो ये पांचों का ये समतुल्य कहलाएगा, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपको निकालनी है, इस पांचों के बदले ये कितनी है ये निकालनी है। तो चलो, करंट चलाया, इसको ले जाओ अंदर, डिस्ट्रीब्यूट करो। मान लो इसमें करंट गया I1, तो इसमें जाएगा I माइनस I1। ये I1 बाबू यहाँ आने के बाद ये दो पार्ट में बट गया। मान लो इसमें करंट गया I2, तो इसमें जाएगा I1 माइनस I2। ये I2 R5 से होते हुए आ रहा, ये I माइनस I1 R4 से होते हुए यहाँ आया। इस पॉइंट पर आने के बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे और मिल जाएंगे इधर, और हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। और यही मान I माइनस I1 प्लस I2 यहाँ पहुँचेगा, और इधर से आपकी जो है I1 माइनस I2 आ रहा, और ये दोनों अब यहाँ जुड़ करके यहाँ निकलेगा। तो दोनों जोड़ दे, माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2 प्लस I2 कट जाएंगे, सिर्फ I बचेंगे, और वो I अब इस तार के माध्यम से वापस सेल में चला जाएगा। ऐसा होना ही था, क्योंकि सेल से जितनी करंट निकलेगा वही करंट घुसेगा, ये हम जानते हैं। तो अब आप यहाँ पर वही काम करें, I यहाँ से करंट डालें और निकाल कर सेल में वापस ले जाएं। ठीक है, तो अब हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर ली, अब KVL लगाएंगे। तो हम एक लूप का ये चुनाव करते हैं, ये वाली लूप है, इस लूप का हम KVL लिखेंगे, फिर उसके बाद इस लूप का हम KVL लिखेंगे, है ना, और फिर एक बार हम इस बाहर वाला जो लूप है उसका KVL लिखेंगे। ये भी यहाँ लिख देते हैं, इसका एक KVL लिखेंगे नंबर 3 लूप का। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 का इंडिकेशन किया है। तो आप इस लूप की बात कीजिए और बोलिए, इस लूप का KVL बोलिए। यहाँ से चलते हैं और इक्वेशन लिखते हैं। बोलिए बाबू, I1 R1 प्लस I2 R5 माइनस I माइनस I1 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो शायद दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा, दिख रहा है? ठीक है, तो अब हम ये वाली इक्वेशन लिखें। याद रखिएगा, जो हम लोग की साइन कन्वेंशन है उसके अनुसार लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, उसके अनुसार हम ये काम को अंजाम देते हैं। बुक वगैरह में कन्वेंशन कुछ अलग दी हुई हैं, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का लिखा कि हायर से लोअर जा रहे हैं तो हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस, लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस, वहाँ डिफरेंस को इस्तेमाल करके लिखा जाता है। और हम लोग वो डिफरेंस के चक्कर में नहीं है, करंट का डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस, उसके अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस, दैट्स इट। सेल का पहला टर्मिनल अगर प्लस मिला तो प्लस, मतलब बड़ा मिला तो प्लस और छोटा मिला तो माइनस, इन द पाथ टेकिंग, है ना, टू कंप्लीट दी राउंड ट्रिप। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस इतना जो है उसको हम बराबर को उस पार भेज देते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम ये वाली लूप लेते हैं और यहाँ से चलते हैं और इस तरह से हम इसका पाथ बनाते हैं। बोलो बाबू क्या होगा? तो इसका हो जाएगा I1 माइनस I2 इंटू R2 माइनस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, और इधर जाएंगे तो माइनस I2 इंटू R5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन देयर। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हुई। हम एक बार फिर मिला लेते हैं। I1 हम ऐसे जा रहे हैं, ये वाली पाथ है, यहाँ से चलना शुरू किए और ये वाला रास्ता लेकर के हम चल रहे हैं। तो यहाँ से हम ऐसे जब गए तो करंट के डायरेक्शन में गए तो प्लस, तो हुआ I1 माइनस I2 इंटू R2।
फिर यहाँ आने के बाद जब हम ऐसे चले तो करंट का डायरेक्शन तो इधर है और हम ऐसे जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस आई माइनस ये वाली आई माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, है ना। और फिर यहाँ आने के बाद जब हम ऐसे जाकर यहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे राउंड ट्रिप के लिए, तो ऐसे जाएंगे तो करंट ऐसे है और आप ऐसे जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं, तो I2 माइनस में I2 इंटू R5। हम ये डिटेल से आपको किरचॉफ ये क्या बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये दोनों माइनस जो है उसको अगर हम बराबर के उस पार भेज देते, ये भी माइनस बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस और ये उस पार हो गया तो ये बराबर हो गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 2। और ये वाली लूप लेते हैं, यहाँ से चलेंगे बाबू, देखो यहाँ से चलेंगे, ये रास्ता लेंगे, ये रास्ता लेंगे और ये रास्ता लेंगे और फिर यहाँ पहुँचेंगे। तो बोलिए आप क्या बोलेंगे, आप I1 R1, ठीक है। और फिर ऐसे चलेंगे तो I प्लस में ही, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में है, तो I1 माइनस I2 इंटू R2, और फिर यहाँ से ये रास्ता लिया माइनस C इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं और पहला शेल का टर्मिनल मिला माइनस। याद रखिएगा करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस नहीं ले लेंगे, सेल की पहली प्लेट से उसकी ईएमएफ की साइन डिसाइड होगी। करंट का डायरेक्शन उसके अलाउंड हो न हो उससे मतलब नहीं है, सेल की बात होगी तो उसकी पहली प्लेट से ईएमएफ का साइन डिसाइड होगा। और यहाँ चलकर यहाँ पहुँच गए, सो नाउ इट इज इक्वल टू 0। और फिर माइनस ई को हम उस पार भेज देते हैं तो इज इक्वल टू ई हो गया। इट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिंपल है। और एक तो ये तीनों का हो गया, और एक इसकी लूप की अगर हम बात करते हैं, ये वाली लूप की अगर बात करते हैं तो इसका बोलिए क्या होगा, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस ई इज इक्वल टू 0। और फिर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस ई को बराबर के उस पार भेज दे तो इज इक्वल टू ई हो गया। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 4। ये बाबू 4 इक्वेशन आपके आ गए हैं। तो अब ये 4 इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करनी है और जो अननोन्स हैं उसको आपको एलिमिनेट करना है, और फिर आपकी आर इक्विवेलेंट की मान निकलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू दी लॉन्ग कैलकुलेशन। तो हम आपको एक रास्ता यहाँ दिखा देते हैं जैसे कि आप कैलकुलेशन करोगे। तो आप कुछ नहीं, यहाँ पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करो और फाइंड करो I1 एंड I2 इन टर्म्स ऑफ I, इन टर्म्स ऑफ I। स्टेप होगा ये, दोनों को देखो, इस इक्वेशन और एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में 3 अननोन है, I1, I2 और I। 2 अननोन रहते तो सिंप्लीफाइड डायरेक्ट ही हो जाते, लेकिन यहाँ 3 अननोन है, 2 ही इक्वेशन है इस्तेमाल करने के लिए। तो आप I1 और I2 को कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ I। ऑफ कोर्स उसमें R1, R2, R3, R4, R5 ये सभी रहेंगे, लेकिन वो I के टर्म में आएंगे। तो आप ये कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद क्या करो कि इक्वेशन नंबर 3 जो है और इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको इक्वेट करो। क्यों इक्वेट होगा, तो देखो 3 भी I के बराबर है इतना, और 4 भी E के बराबर है। तो आप इसको, इस पूरे को इस I इंटू आर इक्विवेलेंट के रूप में लिख सकते हो। E को एलिमिनेट करो, है ना, एंड एलिमिनेट है ना, और E को स्केप करो। तो आप इसको बराबर कर लो और फिर उसके बाद पुट करो I1 एंड I2 एलिमिनेट करके, E को एलिमिनेट करके जो इक्वेशन तैयार हुआ दिस इज इक्वल टू दिस, और इसकी इक्वेशन में जहाँ I1 और I2 है उसको आप जो निकाले हैं फर्स्ट टर्म से उसको आप रख दो I के टर्म में। जब आप I के टर्म में रखोगे तो I1 भी I के टर्म में है, I2 भी I के टर्म में है, I1 भी I के टर्म में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में I आ जाएंगे, बाकी और भी सारे रजिस्टर्स रहेंगे। राइट हैंड साइड में भी I हैं तो I दोनों साइड के कट जाएंगे, और यहाँ से आपकी
आर इक्विवेलेंट मान निकल जाएंगे। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस ऑल कैलकुलेशन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट यू विल बी एबल टू गेट इट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। अब हम इस पर्टिकुलर स्थिति में जो सर्किट है, जिसमें ना ही कोई दो रजिस्टर सीरीज है, ना ही कोई दो रजिस्टर पैरेलल है, इस तरह की सर्किट की एक खास अवस्था होती है। जब हम कहते हैं कि ये सर्किट बैलेंस्ड है और कहलाता है नाउ तब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, उसकी अवस्था क्या होती है समझने का हम प्रयास करते हैं। ये तब बैलेंस्ड कहलाता है अगर हम इस पॉइंट को नाम C और इस पॉइंट को नाम अगर हम D कह दें। ये सर्किट बैलेंस तब कहलाता है जब ये जो बीच वाली जो रजिस्टर है ना R5, उसमें करंट फ्लो ना हो। मतलब कि R1, R2, R3, R4 का जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार का होगा कि इस बीच वाले रजिस्टर में अगर करंट नहीं जाए तो हम कहेंगे कि ये जो सर्किट है वो बैलेंस्ड है। और ये तब होगा, ऐसी बातें तब होंगी, इसमें करंट तब नहीं जाएगा जब इस पॉइंट C की पोटेंशियल और ये D पॉइंट की पोटेंशियल आपस में समान हो। इस पॉइंट की और इस पॉइंट की अगर पोटेंशियल आपस में अगर समान हो जाएं तो ये बीच वाला रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस सर्किट की बैलेंस कंडीशन को अगर डिस्कस करना चाहें तो हम इस चीज़ को हटाते हैं ताकि हमें कुछ जगह मिले लिखने के लिए, क्योंकि हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत है। तो कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। कंडीशन बस कुछ नहीं, देखिए ध्यान से कि इस कंडीशन का है कि द करंट थ्रू रजिस्टर R5 मस्ट बी 0। ये 0 होनी चाहिए। दैट इज I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 0 बाबू होनी चाहिए। दैट इज द कंडीशन, है ना। और इस चीज़ को हम अचीव कैसे करते हैं, तो देखिए ध्यान से, इस चीज़ को हम अचीव करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको हटाते हैं, ये बातें तो हमने लिख दी। इक्वेशन नंबर 1 में जाइए फ्रॉम 1, ठीक है, और इस 1 में जाकर I2 जहाँ है उसको 0 रखिए। तो ये बाबू यहाँ I2 0 है, तो बाकी लेफ्ट हैंड साइड में रहा I1 R1, राइट हैंड साइड में हुआ I-I1 इंटू R4। और इक्वेशन नंबर 2 में जाइए और 2 में जाने के बाद फिर I2 0 रखिए, है ना। तो I2 ये बाबू 0 हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ I1 इंटू R2, ये वाली I1 R2। इधर में देखो तो ये I2 0 हो गया, ये भी तो 0 हो गया, तो पूरे 0 हो गया। I2 0 हो गया तो यहाँ हो गया I-I1 इंटू R3, ठीक है। और फिर इसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग क्या होगा, R1 बाई R2, I1 तो कट जाएगा और इधर में I माइनस I1 कट जाएंगे, तो R4 बाई R3। ये आपको मिला I1 बाई R2, R1 बाई R2, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अगर ऐसा हुआ तो इस वाले रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होगा। ये बटा में ये और ये बटा में ये हुआ। अगर दिस बाय दिस और दिस बाय दिस अगर बराबर आपस में हो जाते हैं तो ये दोनों के पोटेंशियल आपस में समान होंगे और तभी तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। समान पोटेंशियल के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, या करंट अगर 0 है इसमें तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल समान है, ठीक है ना। तो हमने तो कंडीशन I2 का इक्वल टू 0 कंडीशन पर ही तो ये सजाया है व्यवस्था। तो नाउ इट इज द कंडीशन टू
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आप इसको ऐसे भी बोलो R1/R4, है ना, दिस बाय दिस, ऐसा ही ना आया है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस करो, या R1/R2 इज इक्वल टू R4/R3 ऐसे कर दो, दिस बाय दिस कर दो। तो आप इसको कई तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है वो सिंपल है। वो क्या है? तो प्रोडक्ट फॉर्म है, R1 गुना R3, वही चीज़ है, R1 गुना R3 इज इक्वल टू R2 गुना R4। ये वाली तरीका हम बोलते हैं कि आप लोग याद रखिए, मतलब कि इन दोनों के गुणनफल और ये दोनों के गुणनफल अगर आपस में बराबर हो जाए तो बीच वाला रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होगा, और तब ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल आपस में समान होंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए, क्योंकि ये आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। शायद अब देखो विजिबल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ ये बात समझ लीजिए कि इन दोनों के गुणनफल और ये दोनों के गुणनफल अगर आपस में बराबर हैं तो ये बीच वाला रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होगा, सी और डी दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल आपस में समान होंगे, और ये कंडीशन कहलाएगा कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज़ द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आपको एक सर्किट दे दी जाए, अगर हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, नोट करते हैं, हटा देते हैं इसको हम, और हम इस चीज़ को नोट करते हैं। और सपोज करो कि आपकी जो ये सर्किट है, ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। बुक वगैरह में देखोगे तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देता है ना, ये R5 है। बीच में गैल्वेनोमीटर लगाने का पर्पस क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना। हल्का सा भी करंट अगर इस तार में फ्लो होगा तो इसमें एक मूवमेंट आ जाएगा, जो उसकी निडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और वो डिफ्लेक्ट करना ये साबित करेगा कि इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन नहीं है। तो ये गैल्वेनोमीटर का बस यही फंक्शन है, टू डिटेक्ट द करंट वेदर इट इज फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच और नॉट। तो हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, लेकिन पर्पस आप वही कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखिए कि फॉर कंडीशन, हटाते हैं हम इसको, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम इस बात को लिखते हैं, इफ अगर इन दोनों के गुणनफल, अगर ऐसा कोई सर्किट मिल जाए ए और बी के बीच, आपको निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, तो आप तो क्या कहोगे? तब आप कहोगे कि भाई ये जो ये सर्किट है, इसमें तो ना ही कोई दो रजिस्टर सीरीज है और ना ही कोई दो रजिस्टर पैरेलल है, और जब ऐसा है तो हम इसका कैसे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे? तो आपको जब ऐसी व्यवस्था मिल जाए जिसमें ना ही सीरीज ना ही पैरेलल का कोई ज्ञान पता चल रहा हो, व्यवस्था पता चल रहा हो, तो कहीं देख लो कि कहीं वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। वो कैसे चेक करोगे? तो वो ऐसे चेक करना कि इन दोनों के गुणनफल R1 गुना R3, ये कोनाकुनी देख लो, ये दोनों का गुणनफल और ये दोनों का गुणनफल आपस में बराबर तो नहीं है। अगर ऐसा है तब आप कहना, देन इसमें अगर करंट मान लो IG नाम देते हैं, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में करंट का IG हमने एक इंडिकेशन दिया, तब आप कहना कि यहाँ अगर पॉइंट C है और यहाँ पॉइंट D है, देन C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा, और जो उस रजिस्टर में करंट है 0, मतलब कहने का कि करंट इन R5 विल बी 0, R5 रजिस्टर में करंट 0 होगा, एंड हेंस R5 रजिस्टर
जो रजिस्टर R5 है, रजिस्टर R5 will said to be dead। उस रजिस्टर को हम डेड बोलेंगे, मरा हुआ। रेजिस्टेंस है लेकिन अपने थ्रू करंट फ्लो नहीं करवा पा रहा है, डेड है, डेड एंड शुड बी रिमूव्ड। और तब हम उसको क्या करते हैं कि उस सर्किट से रिमूव कर देते हैं। और अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, बीच वाला जो R5 है रिमूव कर देंगे, तब कैसा होगा? तब देखो तो, तब ये जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। तो तब जो ये सर्किट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये R1 है, R2 है, ये बाबू R3 है, ये R4 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना। वो इस तरह से दिखेगा। बीच वाला तो रजिस्टर गायब हो गया, गैल्वेनोमीटर के साथ गायब कर दीजिएगा, वो बीच वाला को आप हटा दीजिए। और अब देखिए तो क्या अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की व्यवस्था में है। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में और दोनों सेट पैरेलल में है। तो हमने उसको हटा दिया और तब अब आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो ये बीच में था तभी ना आपको ना सीरीज ना पैरेलल होने दे रहा था। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड है तभी हटाना, ये नहीं कि ऐसा फोटो मिल गया तो बीच वाला को पकड़ के हटा देना, ऐसा नहीं है। ये मिल गया तब आप तब हटाना जब इन दोनों रजिस्टर के गुणनफल और ये दोनों रजिस्टर के गुणनफल आपस में बराबर हो जाएं, तब हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और तब उस केस में बीच वाला रजिस्टर में करंट नहीं होगा और तब आप उसको हटा दीजिएगा। और इसकी इक्विवेलेंट मान ए और बी के बीच कितना होगा? ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं और ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल है, तो प्रोडक्ट बाय सम। तो इसकी इक्विवेलेंट मान ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं कि आप याद कर लो। ये फॉर्मूला नहीं दिया हमने, ये आपको इस तरह से मान निकलेंगे। बीच वाला को हटा देना है, निकाल देना है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। ये हुआ पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन। यहाँ क्या लिखें? करंट इन R5 विल बी 0 एंड हेंस रजिस्टर R5 विल सेड टू बी डेड and should be removed. It is called balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि इसको तब हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। अब अगर मान लो कि ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा कोई कंडीशन हो, ऐसा कोई रेजिस्टेंस के मान दिए हुए हों जिसमें कि ये दोनों के गुणनफल और ये दोनों के गुणनफल आपस में बराबर नहीं हुए, है ना। इसके के गुणनफल मान कुछ आए, इन दोनों के गुणनफल मान कुछ आए। अगर ये दोनों के गुणनफल बराबर अगर नहीं होते हैं तब समझना कि ये दोनों C और D के पोटेंशियल भी आपस में बराबर नहीं होगी, गारंटी नहीं होगी। और बराबर होंगे तो गारंटी पोटेंशियल उनके बराबर होंगे। और जब इन दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं है तो इसमें करंट जीरो नहीं होगा, गारंटी उसमें करंट फ्लो होगा। तब कहेंगे करंट इन R5 विल नॉट बी जीरो, और तब आप उस केस में इस R5 को रिमूव्ड नहीं करेंगे। हेंस रजिस्टर R5 शुड नॉट बी रिमूव्ड। और तब ये हालत क्या होगी? तो ये हालत होगी, चलो हम इसको मिटा दिए तो हो गया। R5 विल नॉट बी जीरो एंड हेंस R5 रजिस्टर शुड नॉट बी रिमूव्ड। तब हम उसको रिमूव नहीं करेंगे और ये सर्किट तब कहलाएगा इट इज नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। द सर्किट विल नॉट बी
will not be at balanced condition। सर्किट जो है वो बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये तो भाषा है जो आपको व्यक्त करनी होती है, परंतु चीज़ों को समझने के लिए बस ऐसा ही। अब जैसे मान लिया जाए, तीसरा नंबर हमने तो लिया। अब जैसे मान लो कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों जो हैं वो बराबर नहीं है, ये दोनों अगर बराबर नहीं है, ठीक है, ये बाबू ये दोनों के गुणनफल अगर बराबर नहीं है तो ये बातें होंगी। मान लेते हैं तीसरा में कि ये दोनों के गुणनफल अगर ज़्यादा हैं, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो कोई एक कम कोई एक ज़्यादा होगा। तो मान लो कि ये दोनों के गुणनफल ज़्यादा हैं इस दोनों से, तो आप क्या समझेंगे, अगर इन दोनों के गुणनफल ज़्यादा हैं इससे, तो उस केस में डी का जो पोटेंशियल होगा, डी का जो पोटेंशियल, दोनों के गुणनफल अगर ज़्यादा है तो डी का पोटेंशियल जो होगा वो सी से ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों के गुणनफल ज़्यादा हैं तो डी का पोटेंशियल सी से ज़्यादा होगा। बोलोगे सर ये कैसे? तो वैसे ही इक्वेशन सेट कीजिए, सॉल्व कीजिए, मान निकालिए, और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो डी माइनस सी करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और सी माइनस डी करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो डी माइनस सी करोगे तो पॉजिटिव आया, मतलब कि डी की पोटेंशियल ज़्यादा हुई सी से। यू हैव टू गो थ्रू दिस कैलकुलेशन। ये तो हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं नोट के रूप में जो आपको याद रखनी है, बाकी प्रूफ तो आपको कैलकुलेशन में करके निकालनी होगी। ठीक है बाबू, तो हम यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर इन दोनों के गुणनफल ज़्यादा हैं इन दोनों से, तो डी की पोटेंशियल ज़्यादा होगी सी से, तब करंट कैसे फ्लो करेगा? देन करंट विल फ्लो फ्रॉम डी टू सी। और अगर इन दोनों के गुणनफल कम हैं, इन दोनों के गुणनफल कम हैं, तो इसका मतलब डी का पोटेंशियल कम होगा सी से। कोई एक आप याद रख लीजिए, ज़्यादा वाला या कम वाला। तब उस केस में डी की पोटेंशियल कम होगी सी से, माने सी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तब करंट जो है वो सी से डी फ्लो होगा, एंड आई जी विल फ्लो फ्रॉम सी टू डी। तो अब इतना बात हम कह सकते हैं कि करंट इसमें कैसे फ्लो होगा नहीं होगा, ये बातें हम तब कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप ये बात समझ लीजिए। तो हम इसको हटाते हैं। चौथा पॉइंट हम यहाँ पर एक आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एडवांस रूप हम आपके लिए रखते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है, इसमें भी आपको दिखाई देगा कि कोई रजिस्टर ना सीरीज में है ना ही कोई दो रजिस्टर पैरेलल में। इसको मिटाते हैं। ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, ये R6 है, R7 है, ये R8 है, ये अलग अलग सारे रजिस्टेंस इस तरह के हैं। आप यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा करना कि देखोगे तो ये सर्किट में ना ही कोई दो रजिस्टर सीरीज ना ही कोई दो रजिस्टर पैरेलल दिखेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में सिंप्लीफाई करके, किरचॉफ्स लगाकर सिंप्लीफाई करके निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हालत में मेरे पास एक और विधि है जिसको कहते हैं डेल्टा स्टार मेथड। वैसे हम अपनी स्टडी मटेरियल में इस डेल्टा स्टार मेथड की जिक्र किए हुए हैं, और बहुत आराम से आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसके हम काम करते हैं। चूँकि हम लोग के सिलेबस में डेल्टा स्टार मेथड नहीं पढ़नी है, तो हम अपनी क्लास में उसकी जिक्र नहीं करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो
क्या बोलते हैं, बैलेंस टू व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ या कुछ सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ही सॉल्व कर सकें। तो हम यहाँ पर देखो कि कंडीशन ऑफ बैलेंस टू व्हीटस्टोन ब्रिज लगाकर इस सर्किट को कैसे एनालाइज करते हैं। अगर मान लिया जाए इसको मान लो कि R8 ये पार्ट मान लो कि नहीं होता और ये दोनों जुड़ जाता था, तो कहना है कि अगर ये दोनों के गुणनफल, ये दोनों अगर मान लो R2 R5 आपस में इधर जुड़ जाता है तो कोना कोनी यही दोनों बनेंगे। तो अगर R1 R5 ये दोनों बाबू और ये दोनों R2 R6 अगर ये दोनों के गुणनफल बराबर हुए तब आप क्या कहेंगे, तो बीच वाला रजिस्टर यही कहलाएगा और आप इसको रिमूव कर देंगे। देन R7 शुड बी रिमूव्ड, आप इसको रिमूव कर दो ऐसा। और इधर में बात करो, इस साइड की बात करो। अब देखो एक ये पार्ट हुआ और इधर में आ जाओ तो इधर में ये दोनों हुआ। अगर मान लो कि ये सेक्शन अगर नहीं है और ये दोनों अगर जुड़ रहा है तो R2 गुना R4 ये दोनों का गुणनफल और ये दोनों का गुणनफल अगर आपस में कोना कोनी ये बनेगा और ये दोनों के गुणनफल जैसे कि R2 R4 और ये R3 R5 ये अगर दोनों के गुणनफल अगर आपस में बराबर आ जाएं तब आप क्या कहेंगे कि R8 को रिमूव कर दो। इस दोनों को रिमूव कर दो। ये दोनों के गुणनफल अगर बराबर हो जाए तो इसको हटा दो। इन दोनों के गुणनफल अगर आपस में बराबर हो जाए इसको हटा दो। और जब इन दोनों को हटा दोगे, अगर ऐसी बातें हो गई तब जब दोनों को हटा दोगे तो ये आपकी बाबू हट जाएंगी, ये आपकी हट जाएंगी और ये ऊपर वाला तीनों सीरीज में, ये नीचे वाला तीनों सीरीज में और दोनों सेट पैरेलल, आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मान निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को उस तरह से चेक करके सवाल को बना सकते हैं। तो हमने ये डेल्टा स्टार मेथड से बेसिकली सॉल्व करने का इसे विधि हमने स्टडी मटेरियल में दिया है। लेकिन आप इसको, हाँ, अगर आपस में बराबर नहीं हुए देन यू हैव टू गो थ्रू द डेल्टा स्टार मेथड। और हम अगर ऐसा सवाल है तो हम एग्जाम में छोड़ देंगे, क्योंकि फिर किरचॉफ्स लॉ लगानी है। डेल्टा स्टार तो आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। तो किरचॉफ्स ही लगानी पड़ेगी और किरचॉफ्स लगा करके कम से कम 3 या 4 पन्ना जाएगा तब आप इसका मान निकाल पाएंगे। किरचॉफ्स मैंने क्या, आपको ए और बी के बीच एक शेल जोड़नी है, इन सब को मिलाकर एक रजिस्टर बनाकर उसको फिर एक शेल जोड़नी है, केवीएल इक्वेशन लिखनी है करंट डिस्ट्रीब्यूट करके इसका और फिर उसके बाद जो है सिंप्लीफाई करनी है ना। वो सिंप्लीफिकेशन एक लंबी प्रक्रिया लेगा क्योंकि इस केस में अननोन बहुत हो जाएंगे। 5 रजिस्टर था तो कितने अननोन बन गए थे वहाँ पे? 5 रजिस्टर था तो 3 अननोन बन गए थे। यहाँ पर कितनी है? 8 रजिस्टर है ना। तो नंबर ऑफ अननोन्स बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा, तो कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाएंगी। 3-4 पन्ना जाएगा तब आप इसके मान निकाल पाएंगे। तो यही है, आप इस बात को समझिए। हम एक 5वां पॉइंट देते हैं और वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की एक रिजल्ट है जो आपको याद रखनी चाहिए, है ना। ये R1, अच्छा एक बात समझो, देखो क्या ये जो सर्किट है वो बैलेंस्ड है? अभी जो हालत है क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है। ये दोनों को गुना करोगे, ये दोनों को गुना करोगे तो बराबर मिलेगा। बीच वाला को हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और दोनों सेट पैरेलल में। सिंपल, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। चलिए, आप बनाइए मत, बस समझिए पहले, उसके बाद जो हम चीज़ देंगे उसको आप उतारिएगा। मान लो हम कोई एक संख्या लेते हैं, है ना, और हम एक एग्जाम्पल भी कर ले रहे हैं। मान लो ये 4 ओम है, ये 8 ओम है,
ये 2 ओम है, ये 16 ओम है। देखिए तो क्या ये बैलेंस्ड है? 8 चौके 32, 16 दूनी 32, बैलेंस्ड है। बीच में 10 ओम हो, 20 ओम हो, 50 ओम हो, 100 ओम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, अगर ये बीच में है ना, अगर ये बीच में अगर सिंपल वायर हो जाए तब क्या कहोगे? नाउ इफ इट इज कनेक्टेड लाइक ए सिंपल वायर, देन व्हाट विल हैपन? तब उस केस में ये दोनों जो है पैरेलल, और ये दोनों जो है वो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट की पोटेंशियल आपस में समान हो गई और ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट हैं, है ना। तब आप समझ लीजिए कि ये जो है कुछ इस तरह से आप जो है इसको आप डील करेंगे। ऐसे डील करेंगे, ये दोनों पैरेलल माना जाएगा और ये दोनों पैरेलल माना जाएगा, और दोनों को सेट को हम सीरीज मानेंगे, और तब आप इक्विवेलेंट मान निकालेंगे। बीच में अगर इस तरह की कनेक्टेड वायर मिल जाए तो, कंडक्टिंग वायर मिल जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग वायर के अलावा कोई रजिस्टर अगर होता है, अगर ये कंडक्टिंग वायर के अलावा कोई अगर एक रजिस्टर होता है, 10 ओम 15 ओम जो भी एक रजिस्टर के रूप में है, और ये बैलेंस्ड है, तब उस केस में ये करंट फ्लो इसमें नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो आप इसको यहाँ से उड़ा देंगे, और तब उस केस में ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सेट पैरेलल में कहलाएगा। सिंपल। और अगर ये सिंपल वायर कनेक्ट हो गया ऐसे, तब उस केस में ये दोनों पैरेलल होगा और ये दोनों पैरेलल होगा और दोनों सेट सीरीज में होगा। हटाते हैं तो यहाँ हम इस तरह का एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, और तब इसकी इक्विवेलेंट आर क्या मान होंगी बताइए? तो ये आप हटा दीजिए तो 4 दूनी 6 और 8 16, 16 सीरीज में हो गया, तो 16 8 कितना हो गया? 24। तो 6 और 24 पैरेलल में है, तो 6 + 24, ये रिजल्ट आपको जो आएगा, है ना, वो आंसर दे देगा। तो इस तरह से आप इसके मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, लेकिन हम यहाँ कुछ अलग बात बताना चाह रहे थे। अच्छा, आप देखो तो ये मान लो 4 है, ये 2 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है मान लो, और ये 2 है। अब क्या ये बैलेंस्ड है? अभी भी बैलेंस्ड है। चलो ठीक है, मान लो ये 8 है, ये 8 है, क्या ये बैलेंस्ड है? 8 चौके 32, 32 बैलेंस्ड है, ठीक है। चलो ये 8 नहीं है, यहाँ 8 है ना, ये 8 यहाँ था, अब यहाँ 8 नहीं है, मान लो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। अब बताओ क्या हुआ? अभी भी बैलेंस्ड है। देखो कई कॉम्बिनेशन है, यहाँ 4 है, कई कॉम्बिनेशन, 8 चौके 32, 8 चौके 32, किसी तरह से कनेक्टेड हो जाए, गुणनफल कोना कोनी अगर बराबर हो जाए तो बैलेंस्ड है, बीच वाला को हम उड़ाते चले जाएंगे। लेकिन अगर बाबू ऐसा हो, ये 4 हो, ये 8 हो, ये 8 हो, अभी भी बैलेंस्ड है ना, 8 चौके 32, 32। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये 8 ओम और ये 4 ओम हो जाए, तब क्या ये बैलेंस्ड है? देखिए, क्या अब ये बैलेंस्ड है? देखिए ध्यान से और डिसाइड कीजिए, इज इट बैलेंस्ड नाउ? आपका जवाब होगा नहीं सर, अब ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि 4 चौके 16 और 88 64। नाउ इट इज नॉट बैलेंस्ड, but still you have to find the equivalent resistance between these 2 points। तो इसके रिजल्ट क्या होंगे? तो इसी का, अब इसका मान निकालने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। जो सेल लगाओ, एक इक्विवेलेंट बनाओ, उसमें भी सेल कनेक्ट करो, केवीएल लिखो इसके लिए भी, उसके लिए भी सिंप्लीफाई करो। तो जो प्रक्रिया हमने आपको बताई है उसको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ी सी इस तरह के केस में बातों को समझने के लिए हम आपको थोड़ी गाइड करते हैं, और इसकी खास रिजल्ट आप याद रखिएगा। एक बात देखो, यहाँ पर
ये सी है और ये डी है। अगर हम इस ए और बी को एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, समझने के लिए देखिएगा, एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, ये तो पता है कि ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल आपस में बराबर नहीं है। अब देखो, इन दोनों के गुणनफल आपस में हो गए 16 और इन दोनों के हो गए 64, और 16 कम है, तो इसका मतलब सी की पोटेंशियल ज़्यादा होगी डी से। या आप ऐसे बोल दोगे कि इन दोनों के पोटेंशियल, इन दोनों के गुणनफल कम है, तो डी की पोटेंशियल कम होगी सी से, कम वाले को कम के साथ। 4 चौके 16 कम हुआ, इन दोनों के गुणनफल से इसके गुणनफल कम हुए, तो डी का पोटेंशियल कम होगा सी से। मतलब किसी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तब इस केस में करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा, जो भी करंट होगा। हालांकि करंट यहाँ से चलेगा, है ना, यहाँ से चलने के बाद यहाँ बंटवारा लेगा और समथिंग, जो भी इसमें करंट होगा वैसे फ्लो होगा। लेकिन अगर यहाँ 8 दे दें, यहाँ 8 दे दें, यहाँ 4 दे दें, 4 देते, 64 ये होता, 16 ये होता, तब ये दोनों का गुणनफल ज़्यादा होता, तो डी का पोटेंशियल ज़्यादा होता था सी से, तो करंट ऐसे फ्लो होता। लेकिन यहाँ हम ये बात स्पष्ट कह सकते हैं, बीच वाला में तो करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है। तो करंट होगा तो करंट कैसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसे कि ऐसे। तो हम ये बात बिना कोई कैलकुलेशन के जज कर सकते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाई थी उसकी सहायता से, ठीक है। अच्छा, एक बात ये समझ लीजिए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि आप गौर से देखो, यहाँ करंट घुसा और यहाँ बाबू करंट निकला, यहाँ घुसा और यहाँ निकलना है, क्योंकि इसमें तो करंट वापस आ ही आना है। तो ये जो करंट घुसने वाला यहाँ पॉइंट पर देखो, दो पार्ट में फार हो रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। और लेने वाला आई करंट लेने वाला कितना है, आई करंट लेने वाला 4 ओम और 8 ओम, 4 और 8। और यहाँ आई करंट जो देने वाला वो कौन है, तो वो भी देने वाला यही 8 है और यही 4 है। 8 ही से ना करंट चल के यहाँ, और 4 से करंट चल के यहाँ आएगा। तो देने वाला भी वही है 4 8 का जोड़ा, और लेने वाला भी वही है 4 8 का जोड़ा। लेने देने वाला अगर आपस में सिमिलर हो तो उनके रेस्पेक्टिव करंट भी समान होंगे। मतलब कहने का कि अगर इसमें करंट I1 जाए और इसमें I2 जाए, तो I1 4 ओम में गया, तो I1 यहाँ 4 ओम करंट देगा। यहाँ 8 ओम कितना करंट खींचा, I2, तो 8 ओम कितना करंट देगा, तो I2। ये बातें भी समझ लीजिए। I1 यहाँ आया, I2 इधर जा रहा है, तो रेस्ट करंट इधर आएगा। रेस्ट करंट कितना इधर आएगा, I1 माइनस I2 इधर आएगा। I1 माइनस I2 इधर आ रहा है, I1 माइनस I2 इधर आ रहा है, इधर से बाबू कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, तो दोनों जुड़ के फिर I1 बन जाएगा, जुड़ के I1 बन जाएगा। आशा है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर, तो ये तो चीज़ें समझाने की थी। यहाँ पर दो बातें हमने समझाई कि एक तो बीच वाले में करंट जीरो नहीं होगा और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एक वो अलग है, वो दोनों के गुणनफल कम है, तो इसका डी का पोटेंशियल कम हुआ, तो करंट का फ्लो ऐसे होगा। अगर इन दोनों के गुणनफल ज़्यादा होते तो डी का पोटेंशियल ज़्यादा कहते, तो करंट ऐसे होता। ये एक अलग बात है। दूसरी बात है कि करंट जो आई घुसा तो लेने वाला है 4 8, और यहाँ करंट जो आई निकलने वाला है उस करंट को बनाने वाला भी है वही 4 8। तो लेने वाला और देने वाला सिमिलर हो तो करंट उनके रेस्पेक्टिव सिमिलर सेम होंगे, है ना। तो जो हमने यहाँ पर करंट आई घुसा, 4 ओम लिया I1 और 8 ओम लिया I2, तो 4 ओम करंट I1 ही देगा, क्योंकि यहाँ 4 ओम I1 करंट लिया था तो 4 ओम I1 करंट देगा, और 8 ओम करंट I2 खींचा था तो 8 ओम करंट I2 देगा। बाकी बीच में अपनी बंटवारा जैसे भी हो, तो KPL लगाकर हम बीच में बंटवारा कर देते हैं। तो ये बातें आप समझ में आ गया होगा। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कुछ अलग करने वाला थे। हम यहाँ अगर हम इसको एक जनरल कंडीशन में यूँ सजा देते हैं, है ना, इसको हम अगर एक जनरल फॉर्म में यूँ सजा देते हैं,
मान लो कि ये है R1 R2 R1 R2 R3, ऐसा कुछ लेने वाला देने वाला समान हो। ये करंट जो जाएगा R1 R2 लेगा और यहाँ से जो निकलेगा आई R1 R2 देगा। ऐसा हमने एक सिमिलरिटी के साथ हमने एक सर्किट तैयार की। और फिर पूछा जाए कि इस केस में करंट इसमें कैसे फ्लो होगा, बाय द वे अगर हम एक शेल से जोड़ देंगे तब, तो फिर आप उसी उसी जजमेंट के साथ आप फैसला कर सकते हैं कि इन दोनों के गुणनफल कितने हैं। अभी तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मान तो है नहीं कि आप जज कर पाओगे, वहाँ तो संख्या न्यूमेरिकल में दिया हुआ था रेजिस्टेंस के। तो आप ये बात ऐसे कर सकते हो। हम यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये तीसरा है कि इस तरह की अगर सर्किट हो और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वो फॉर्मूला है 2R1R2 प्लस R2R3 प्लस R3R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस 2R3। ये एक इसका फुल एंड फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद वो जो किरचॉफ्स लॉ लगाकर हमने सिखाया है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कैसे निकालेंगे, उसको लगाकर आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से बता सकते हैं। न्यूमेरिकली मान सबके दिए हुए हैं, बशर्ते याद रखिएगा ये जो रिजल्ट है सिर्फ तब लगेगा जब यहाँ R1 R2 हो और यहाँ भी R1 R2 ऐसा। और अगर बैलेंस्ड हो गया, दोनों के गुणनफल बराबर हो गया, तब तो इतना हमें है ना ये करने की ज़रूरत नहीं। बीच वाला को हटाएंगे और ये दोनों सीरीज और फिर पैरेलल करके मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको हम हटाते हैं और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज करो ये एक रजिस्टर है, हम एक अलग रूप में हमने सर्किट को यहाँ तैयार किया है ताकि थोड़ा हम और चीज़ें समझ पाएँ। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है ना, और ये बीच वाला जो है ये मान लो कि ये भी 2 ओम है। ऐसा कुछ थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो ऐसा कुछ। और पूछता है कि अगर हम इस A और B को एक शेल से कनेक्ट कर देते हैं, सेल का जो 10 वोल्ट अगर एक इसका पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF 10 वोल्ट है, तो यहाँ C है और ये पॉइंट हमने D कहा, तो पूछता फाइंड द करंट इन ब्रांच CD ब्रांच में करंट क्या होगा। ये जो CD है उसमें करंट क्या होगा, ये आपको निकालनी है। एक हमने इक्वेशन लिया है, एक हमने सर्किट कंसीडर किया है और इसको हम सॉल्व करके चीज़ों को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको हटाते हैं, ये याद रखने वाली बात है। अब देखो सवाल कि यहाँ जो ये वाली पार्ट है A और B के दरमियान, जो ये 5 रजिस्टर की जो कम्बिनेशन दी हुई हैं एक अलग रूप में, हमने ऐसा ही कम्बिनेशन कैपेसिटर में भी बताया था, तो फिर हम यहाँ पर इसको रिपीट कर रहे हैं। चीज़ों को समझिएगा कि ये जो रूप दिख रहा है ना, इसको हम जो बैलेंस्ड, इसको जो हम ब्रिज कॉन्सेप्ट में, ब्रिज रूप में इसको कैसे हम सजाते हैं देखिएगा। क्या करते हैं, ये जो C पॉइंट है और ये जो D पॉइंट है, इसको अगर खींच कर हम C को नीचे और D को ऊपर कर दें, ऐसे तार है, ये तार को तो टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, तो अगर हम D को ऊपर और C को नीचे कर दें तो ये C आपकी यहाँ आ गई और D आपकी यहाँ आ गई, और C अगर नीचे ऊपर, C नीचे आ गया और D बाबू ऊपर चला गया, ऐसा हो गया, तो ये जो अगर ऊपर चला जाएगा तो ये A के साथ जो 4 ओम लगा हुआ है तो ऐसा हो जाएगा, ये 4 ओम तो ऐसा हो जाएगा। और अगर D यहाँ हो जाए तो ये क्या है, ये तो B है, यहाँ D नहीं लिखना है, यहाँ B लिखना है।
तो अगर डी यहाँ हो जाए तो ये 2 ओम के साथ ये डी 2 ओम और बी ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर सी नीचे आ जाए तो ये जो 2 ओम है, सी अगर नीचे आ जाए, 2 ओम का तो एक पार्ट तो यहाँ कनेक्टेड है ही, और इसको हम खींच कर नीचे ले आए तो 2 ओम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और सी अगर नीचे आ जाए और इस 4 ओम का एक पार्ट तो यहाँ कनेक्टेड है ही, और ये पॉइंट, ये दूसरा पार्ट अगर यहाँ से नीचे खींच ले आए तो 4 ओम ऐसा हो जाएगा। और डी ऊपर 80 नीचे हो जाती, ये जो बीच वाला 2 ओम है खड़ा हो जाएगा ऐसा। और अब हम जो सेल कनेक्ट है उसको हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी कितनी वोल्ट है? 10 वोल्ट है। तो यही जो CD ब्रांच है इसमें करंट फ्लो हमें निकालनी है। तो हम इसको हटाते हैं काम को करने के लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये आपकी मान लेंगे R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है और ये R3 है। जो हम लोग सीखे हैं उसके अनुसार हम सिंबॉलिक सजा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, हम बिना कैलकुलेशन के कुछ बात बोल सकते हैं। करंट का अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछता, करंट व्हाट अमाउंट ऑफ करंट अगर पूछा है तब तो कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन सिर्फ पूछता तो हम सीधे बोलते कि करंट का डायरेक्शन देखो, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, तो 16 ज़्यादा हुआ, तो इन दोनों के गुणनफल अगर ज़्यादा है तो इस कंडीशन में सी की पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो करंट ऐसे फ्लो होगा, सी से डी फ्लो होगा, लाइक दिस आंसर। लेकिन कितना होगा अगर ये निकालने वाली बात हो तो यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू गो थ्रू द कैलकुलेशन, हैव टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ एटसेट्रा। तो वही चीज़ कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। फॉर्मूला हम एक बार फिर लिखते हैं, 2R1 R2 R2 R3 R3 R1 बाई 1 + 2 + 2 R3। R1 कितने हैं? तो 4। R2 का मान कितना है? 2। R2 का मान 2, R3 का भी मान 2, R3 का मान 2, R1 का मान 4। नीचे आ जाओ, R1 का मान 4, R2 का मान 2, R3 का भी मान 2। बताइए भाई कितना हुआ? तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28। नीचे में देखिए भाई, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। आप लोग क्लास में बैठते थे तो सर तो आप लोग बता देते थे सर इतना नहीं इतना, है ना। तो यहाँ पर है कि हम अकेले हैं, कोई बोलने वाला समझने वाला नहीं है। तो जो अगर सही है तो ठीक है, अगर कहीं कुछ मिस्टेक रह जाती हैं या कुछ लिखने में कभी कभी बोर्ड पर देखते थे 2 बार लिख जाता था, थोड़ा लिखा जाता था, लेकिन हम बोलते हैं उसको, है ना। तो आप थोड़ी सी चीज़ों को अपने आप मैनेज कर लीजिएगा, जो चीज़ें वहाँ के साथ सूट करती हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 4 20, अब 20 और 8 28, मेरे अनुसार ठीक है। नीचे बढ़ो, 2 दूनी 4, 4 8 2 10। तो ये मान जो है आ गए 14/5 ओम। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मान हो गई 14/5 ओम। 2 से काट दिए तो 14 दूनी 28, 5 दूनी 10। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान इतना आ गया। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, आप कुछ ऐसे कह सकते हो कि ये जो पूरी रजिस्टर है वो एक रजिस्टर बन गया और इसकी इक्विवेलेंट मान हो गई 14/5 ओम, ठीक है। और ये एक सेल से कनेक्ट है और वो सेल का मान जो है वो 10 वोल्ट है। तो ये करंट यहाँ जो सेल छोड़ेगा, ये जो करंट बाबू छोड़ेगा, ये जो करंट छोड़ेगा, वो करंट कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो करंट आप बताइए, करंट का मान कितना? इसको हम हटाते हैं, ये सर्किट कनेक्ट हो गया इसमें। तो करंट कितना होगा? तो करंट का मान क्या होगा? तो करंट का मान हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। V का मान कितना है? तो 10 है। R इक्विवेलेंट का मान बाबू 14/5 है। तो 5 ऊपर चला जाएगा, कट नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा इस तरह से।
तो ये मान आप थोड़ा काट सकते हैं, 25/7 एम्पियर करंट आप कह सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ की करंट नहीं चाहिए, हमें इस पार्ट की करंट चाहिए। तो ये करंट तो हम I निकाल लिए। अब यहाँ से आप बंटवारा कर लीजिए, I1, ये बाबू I2, है ना। और इस पॉइंट पे आने के बाद इसमें कितना करंट होगा, तो इसमें होगा I2, नियम के अनुसार जो हम सीखे हैं। 4 ओम लिया है I1 तो 4 ओम I1 देगा, 2 ओम I2 करंट लिया है तो 2 ओम I2 करंट देगा। इस तरह से फिर वापस ये I बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर करंट जो है वो कितना है, I2 आ रहा है, और इधर से कितना निकल रहा है, I1 निकल रहा है। तो बाकी करंट जो होगा I2 माइनस I1। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं कि यहाँ I1 पहुँचा और इधर में गया I2, तो बाकी करंट I1 माइनस I2 इधर जाएगा। तो हम इस बात को निकालते हैं, बताइए। तो I2 माइनस I1 कितना होगा, तो हम एक KVL इक्वेशन लगा दिए। तो KVL लगाइए, तो 4I1, ये बाबू 4I1 प्लस 2I1 माइनस I2 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0, इस तरह है ना। 4I1 प्लस 2I1 माइनस I2 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितने मान होंगे, और I2 का मान कितना बोल सकते हैं, तो I2 का मान I माइनस I1 बोल सकते हैं। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 2 6, 6I1 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 2I2, 4I2। I2 का मान हम I माइनस I1 लिख सकते हैं। तो 4I1 इधर हो गया, तो 10I1 इज इक्वल टू 4I। ठीक है, और I का मान हम यहाँ जो है निकला हुआ जो है 25/7 ला के रख सकते हैं। तो I1 का मान आपकी आ गई 100, है ना, 25 100 के 100, 100/70। तो 10/7 एम्पियर की करंट आपकी I1 की आई, है ना, I1 का मान आया। तो I2 का मान कितना होगा, तो I2 का मान होगा I माइनस I1। I1 का मान कितना है, तो I1 का मान है 25/7, और I1 का मान आ गया 10/7, तो ये हो गया 15/7 एम्पियर, इस तरह। और अब हमसे करंट जो पूछ रहा था, I1 माइनस I2 अगर निकालने की बात हो इस ब्रांच में, तो I1 का मान कितना है, तो 10/7, और I2 का मान कितना है, तो 15/7। घटा दीजिएगा तो माइनस 5/7 एम्पियर। नेगेटिव साइन shows that the current will flow from, है ना। अभी जो फिगर में I1 माइनस I2 का डायरेक्शन है D to C, और D to C जो करंट का मान है वो माइनस में आया। इसका मतलब करंट जो है वो D to C नहीं होगा, C to D होगा, C to आंसर। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।